नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, यहां पे नवंबर आखिरी या दिसंबर प्रथम सप्ताह में चुनाव होने, 13 दिसंबर तक सरकार का गठन होगा। वैसे ही चुनावी चौसर या कहें शतरंज की बिसात-बिस्ती शुरू होगी। सत्तारूढ़ भाजपा सुराज गौरव यात्रा के नाम से एक यात्रा निकालने वाली है अगस्त में, और मुख्यमंत्री लगभग 15 सितंबर तक या पूरा सितंबर के महीने तक उस यात्रा को विभिन्न संभागों में जाकर के हर जिला मुख्यालय को, या बताया जा रहा है 150 से ज्यादा विधानसभा सीटों को उसमें छूने की कोशिश की जाएगी। अपने दौरे के दरमियान जो जगह छूट गई उसे ज्यादा समय दिया जाएगा। और खैर, लेकिन पार्टी किस तरह की रणनीति बना पाती है। हमारे अगर बात राजस्थान की करें तो 98 के बाद से एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस का सिलसिला चल रहा है। और यही देखना है कि क्या भाजपा सुराज गौरव यात्रा के बहाने या उसके सहारे सत्ता में वापसी कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि क्या ऐसा बीजेपी जनता के बीच जो योजना है उनका मैसेज मुख्यमंत्री लेकर के जा रही है, क्या इसी के सहारे वापसी कर पाएंगी। देखें हमारा मजमून और फिर लौटते हैं हमारे पैनल के पास। राजस्थान विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, चुनावी पारा भी चढ़ रहा है। और गर्म होते इसी चुनावी पारे के बीच बीजेपी 1 अगस्त से प्रदेश में सुराज गौरव यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। हालांकि यह यात्रा मुख्यमंत्री राज्य अप्रैल में ही निकालना चाहती थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी से यह मामला भी लटका। लेकिन हाल ही में सीएम राज्य और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की और उसके बाद इस यात्रा के कार्यक्रम पर मुहर लगा दी। यह यात्रा 1 अगस्त से 15 सितंबर तक। इस यात्रा में केंद्रीय नेतृत्व भी शामिल होगा। आग्रह किया है हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, हमारे संगठन महामंत्री हैं उनको आग्रह किया है, हमने अध्यक्ष को भी आग्रह किया है, हमारे और भी जो प्रभारी हैं उनको भी आग्रह किया है कि वो अपना समय हमको निकाल कर इस यात्रा को जहां उनके लिए संभव हो ज्वाइन करें और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करें। इधर कांग्रेस भी जल्द बीजेपी की इस चुनावी यात्रा के बीच अपनी चुनावी यात्रा का ऐलान कर सकती है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी अगस्त में प्रदेश में एक बड़ी चुनावी सभा करने जा रहे हैं। इधर कांग्रेस का मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम भी पूरे प्रदेश में चल रहा है, जो कि अंतिम चरण में है। तो जो वादे थे सस्ता दिलाएंगे, महंगाई से मुक्ति दिलाएंगे, सुरक्षा दिलाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 2.5 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, आपके किसानों को जो है कर्जा माफ करेंगे। आप लिमिटेड किसानों का कर्जा माफ करके वो श्रेय लेना चाहते हैं। कुल मिला के मुख्यमंत्री जी की यात्रा का कोई मतलब नहीं है। 2012 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री राजे ने सुराज संकल्प यात्रा निकाली थी। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 163 सीटें जीती, लेकिन इस बार पार्टी 180 का लक्ष्य लेकर चल रही है। लेकिन 2 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की हार से बीजेपी को झटका लगा है। वहीं कांग्रेस इस जीत के बाद ही उत्साहित नजर आ रही है। अगर चुनाव संभावित रूप से नवंबर के अंत में हुए तो दोनों ही पार्टी के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में दोनों पार्टियों को ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच जाकर मजबूती से अपने मुद्दे रखने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने देखा कि किस तरह की सियासत या कहें कि सियासी गर्मी, सियासी चर्चाएं शुरू हो चुकी है राजस्थान में। होना लाजमी भी है, क्योंकि अगला 5 साल किसके हाथ में जाएगा, पार्टियों के लिए भी महत्वपूर्ण है और प्रदेश की जनता के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चले, हमने कहा कि सुराज गौरव यात्रा, इससे ठीक पहले जब प्रतिपक्ष में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, तब प्रतिपक्ष की नेता भी थी। उस वक्त इन्होंने भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष बन गई थी, तब यात्रा निकाली गई थी सुराज संकल्प यात्रा। और उसके पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले वसुंधरा राजे परिवर्तन यात्रा निकाली 2003 के दरमियान, जब वो पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनकर के आई थी। तो चलिए, राजस्थान बहुत भली भांति वसुंधरा जी को भी जानता है और वसुंधरा जी राजस्थान को भी जानती हैं। पूरी सड़कें नापी हुई हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए भी और दोनों यात्राओं में भी। लेकिन यहां बड़ा सवाल है कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि 98 के बाद से एक बार आप, एक बार हम, एक बार आप, एक बार हम, बीजेपी कांग्रेस की सरकार बनती रही है। अब क्या सुराज गौरव यात्रा बीजेपी को वापसी करा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, पंकज मीना जी भाजपा नेता हमारे साथ हैं, आदर्श पांडे आम आदमी पार्टी नेता हमारे साथ हैं, राजीव अरोड़ा साहब कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। ओम जी से मैं जानना चाहूंगा कि ओम जी,
ये सभी जानना भी चाहते हैं कि क्या वास्तव में दूसरी पारी कोई राजनीतिक दल खेल पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सिलसिला जिस तरह का चला है, एक बार वो, एक बार वो, एक बार वो, एक बार वो राजनीतिक दल भी, बीजेपी भी पूरी ताकत लगा रही है, मुख्यमंत्री की यात्रा लेके जा रही है। और आपको भी अच्छे से ध्यान है, मुझे भी ध्यान है कि इन्हीं दिनों में थोड़ा सा पहले कर लिया था अशोक गहलोत जी और चंद्रभान जी जब पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के रूप में थे दोनों, तब ये लोग भी यात्रा लेकर के गए थे, पूरे राजस्थान में अपनी विकास योजनाओं को सब जगह लेकर के गए थे। जनता पे कितनी छाप छोड़ पाएगी ये यात्रा? देखिए, भारतीय राजनीति में एक बड़ा भारी परिवर्तन आपको सन 2000 के साथ में देखने को मिला। वो एक अलग तरह का डेवलपमेंट है जिसमें कि मतदाता की मनस्थिति बहुत सारे कारकों से निर्धारित होती है। मसलन जिन चीज़ों को 2000 से पहले रिजेक्ट किया जाता था, रद्द किया जाता, कास्टिज्म को, रीजनलिज्म को, संप्रदायों को, ये सब बातें एक तरीके से बोलना बड़ा बुरा लगता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इन सारी चीज़ों की परिभाषाएं बदली गई और ख़ासतौर से प्रतिपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इन परिभाषाओं पर विशेष रूप से वो कहा कि धर्मनिरपेक्षता को भी चुनौती दी, संविधान की भी बहुत सारी बातों को चुनौती दी, देश के जो संघ राज्य बने हुए थे उनके साथ में भी जो कश्मीर वाला सिलसिला, उनको सबको चुनौती दी। और चुनौती देने के साथ में भारतीय मानस में एक अलग किस्म की धारणा पैदा हुई। उसमें जो हमारा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वाला सिलसिला था, अल्पसंख्यक एक अलग तरीके के रंग में रंगने की अपने आप को चेष्टा कर रहा था, तो बहुसंख्यक अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मनस्थिति के मुताबिक सोचने के रास्ते पर था। भारतीय जनता पार्टी का कहीं दबदबा नहीं था, लेकिन 2003 में जब राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा राजे ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और भांति भांति का मैंने खास तौर से देखा कि जो एक राजस्थान बन गया था जिसमें कि जातियों का प्रभाव उस तरीके से नंगा नजर नहीं आता था, वो 36 जात का जो मुहावरा इन्होंने दिया, उसका एक बड़ा साफ असर देखने को मिला कि भैरव सिंह शेखावत अपने पूरे टेन्योर में 3 बार मुख्यमंत्री रहे और 2 बार बीजेपी के रहे, लेकिन कभी भी स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं ला पाए। लेकिन वसुंधरा जी ने 120 स्थान हासिल करके और अपने आप को स्थापित किया कि भारतीय जनता पार्टी का अपना वजूद है। उस वजूद की जो रणनीति थी वो हमने बड़े गौर से देखी है कि कैसे जातियों का एक महत्वाकांक्षी ग्रुप तैयार हुआ, संप्रदायों का एक महत्वाकांक्षी ग्रुप तैयार हुआ और उन सबको संतुष्ट किया वसुंधरा जी ने, और इसलिए उनको बड़ा स्पष्ट बहुमत मिला। यही बात जब कांग्रेस मैदान में गई तो कांग्रेस ने इन सब चीजों को रिजेक्ट किया और बताया कि किस तरीके से राजस्थान का सारा सिलसिला बिगड़ा हुआ है। तो मतदाता ने उन सब चीजों को जो पहले स्वीकार किया था रद्द करते हुए अशोक जी को शासन में बिठाया। लेकिन उसके ठीक बाद में जो एक पूरे देश में एक दृश्य आया, उस दृश्य में यह आया कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया कि साहब जिस तरीके से भ्रष्टाचार और सारा चीजें, महंगाई और ये सब चीजें जो बढ़ रही हैं मुल्क में, ये अपने आप में बड़ा संकट है और नरेंद्र मोदी एक नए नेता के रूप में उभरे उसी वक्त। लेकिन वसुंधरा जी पहले से इन सब चीजों को लेके चल रही थी और उनको फिर से एक बहुमत उनको एक हासिल हुआ जो अपने आप में ऐतिहासिक है। लेकिन मैं फिर ये देख रहा हूँ कि ये थे उन प्रोमिजेस को फुलफिल करने में आज वो नाकामयाब है। महंगाई का सिलसिला बरकरार है, भ्रष्टाचार साफ नजर आता है, जगह जगह किसानों की नाराजगी भी बड़ी साफ है, बेरोजगारी का सिलसिला है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो नई रणनीतियां दोनों पार्टियां बना रही हैं, एक पार्टी कोशिश कर रही है कि पुनः उसी तरीके से यात्रा की जाए, लोगों को समझाया जाए कि साहब मोदी जी के नेतृत्व में और वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान में बहुत विकास हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो प्रतिपक्ष में बैठी है वो दूसरे दलों के साथ में या दूसरे समूहों के साथ में मिलकर, दबाव समूहों के साथ में मिलकर वही बात वो कहना चाहती है। अब इसमें कारगर कौन होगा, ये मुझे नहीं लगता है कि भाजपा के पास में एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता जनता पार्टी का, लेकिन साथ साथ में कांग्रेस में जो मुझे लग रहा है, कांग्रेस में उत्साह तो बहुत है लेकिन उस तरह का प्रतिबद्ध कार्यकर्ता नजर नहीं आता, उसमें काफी कुछ, लेकिन जनता है, जनता कैसे फैसला करती है। और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस बार वो जो धारणा बनी हुई थी कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी वही आएगी, लेकिन उसके कारण और कारक बहुत अलग किस्म के हैं। तो चले, लेकिन अभी भी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जैसे सवाल मेरा था कि क्या स्वराज गौरव यात्रा बीजेपी का बेड़ा पार कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। राजीव अरोड़ा साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजीव जी, तैयारी आप लोगों की भी होगी निश्चित रूप से।
सत्ता से आप लोग 5 साल से बाहर हैं, 4 साल से 4.5 साल से बाहर हैं, 5वीं साल में आप लोग हैं और बीजेपी वापसी की कोशिश करेगी। बीजेपी वापसी के लिए बिल्कुल छटपटा रही है, जैसे मैंने कहा कि दूसरी पारी वापसी में खेल सकें तभी वो रेगुलर कर पाएगी। यहां बड़ा सवाल यह है कि जैसे ओम सैनी साहब ने कहा कि रचनात्मक तैयारियां और पार्टी प्लेटफॉर्म पे जो एक भीड़ या वर्कर्स की दिखाई देते, बीजेपी उसमें 2 कदम अभी आगे है। कांग्रेस बूथ वाले सम्मेलन आप लोगों के भी चल रहे हैं, ये कोई नहीं कह सकता है कि बिल्कुल राजस्थान में तैयारियों की उपस्थिति कांग्रेस दर्ज नहीं करा रही है, बिल्कुल करा रहा है। 185-86 आप लोगों के मेरा गौरव मेरा बूथ सम्मेलन हो चुके हैं। आप लोग किस तरह से इसे रोक पाएंगे, इस यात्रा को? देखिए योगेंद्र जी, जो पहले 2 यात्रा आपने बताई, परिवर्तन यात्रा श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व के अंदर, चंद्रराज सिंह भी उसमें सारथी होते थे, उनके पीछे से दिमाग लगाने वाले। वो तब शुरू हुई जब विपक्ष में थी 2003 में। उसके बाद पिछली बार स्वराज संकल्प यात्रा शुरू हुई, तब भी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। जब आप विपक्ष में होते हो, किसी सरकार के खिलाफ इनकम्बेंसी होती है, तो जनता का रुख अलग होता है। जनता आपको अलग तरीके से आपकी बात सुनना चाहती है, क्योंकि वो परिवर्तन की आशा कर रही होती है, उससे उम्मीद होती है कि आप कुछ करके दिखाओगे। इस स्वराज गौरव यात्रा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे सक्सेसफुल होगी, क्योंकि जनता आजकल, पहले तो क्या था कि 20 साल पहले इंटरनेट, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया बहुत कमजोर था। आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबार और सोशल मीडिया इतना तेज है कि कोई भी आप अच्छा काम करते हो तो उसकी खबर पहुंचती है, और कोई गलत काम करते हो तो उसकी खबरें पहुंचती है। जनता बड़ी जागरूक है, जैसे अभी ओम सैनी जी ने कहा। इसलिए अब जनता हो सकता है आपका इंतजार कर रही हो, लेकिन हो सकता है काले झंडे दिखाने के लिए इंतजार कर रही हो, या जनता आपका इंतजार करे इस बात को कहने के लिए कि आपने जो वादे करे थे स्वराज संकल्प यात्रा में, जो वादे करे थे वो पूरे नहीं हुए, या आपका घोषणा पत्र था वो पूरा नहीं हुआ। तो कई बार क्या है कि काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। जब आपने कुछ करा है तो जनता को मालूम है, उसमें गौरव यात्रा निकाल के बताने की क्या आवश्यकता है। अगर किसी को किसी योजना का लाभ मिला है, किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को, किसी मतदाता को, तो वो खुद ही आपकी बात कहेगा, वो आपकी मीटिंगों में आएगा। अभी आपको इतनी बड़ी है कि यहाँ पे राजस्थान में रैली करी, प्रधानमंत्री आए और लाभार्थियों को पूरे प्रदेश से यहाँ पे बुलाया गया। वो मेरे ख्याल से एक फिजूल की खर्ची थी। और ये जो भी इस तरीके की बात होती है, मुझे लगता है जनता पे इसका उल्टा असर पड़ता है। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, जनता जानती है, आपको मत देगी, आपको आके बताएगी। अगर आप जाके उनको गिनाओगे तो उस योजना की कमियां आपकी ज्यादा उजागर होती है। तो मुझे लगता है कि इस बार की स्वराज गौरव यात्रा है वो पूरी तरीके से फेल होने वाली है। जनता मानस बना चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी इंटरनली जानती है कि ज्यादातर सीटों पर की स्थिति खराब है। जैसा भी ओम जी ने कहा कि राजस्थान में एक सोशल इंजीनियरिंग का एक नया जमाना इन लोगों ने शुरू करा था, लेकिन जो आपने जाल बुना था उसमें आप खुद फंस गए हो। अभी जिस तरीके का माहौल पूरे प्रदेश के अंदर है, मुझे कहना नहीं चाहिए राजपूत जाट समाज का इनके बारे में क्या सोच है, गुर्जर माली समाज का इनके बारे में क्या सोच है, अल्पसंख्यक और जो दलित वर्ग है उसका क्या सोच है। ये सारा जो आपने योजनाएं बनाई थी, जो जातियों को आपने तैयार करा था, वो सब उल्टा, किसी की उम्मीद पूरी नहीं हुई, सब नाराज हैं। और मेरे ख्याल से ये सब इनके खिलाफ जाने वाला है। तो ये स्वराज गौरव यात्रा की कुराज गौरव यात्रा नहीं बन जाए। यह 2 बातें हैं। कांग्रेस को भरोसा है कि इस यात्रा से कुछ नहीं होने वाला है, जनता के बीच जाएंगे। काले झंडे का भी जिक्र किया अभी आपने, और कहा कि जब कुछ काम ही नहीं हुआ तो गौरव किस बात का है। यह बीजेपी को तय करना है, और बीजेपी अपना विश्वास लेकर के चल रही है कि हम जनता के बीच जाएंगे और उन्हें धन्यवाद देंगे पूर्व पिछली सरकार बनाने के लिए, और एक बार वापस वोट मांगे जाएंगे इस यात्रा के माध्यम से। और कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री से लेकर वसुंधरा राजे तक आपके ये काम किए हैं। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे जो सरकार के दावे हैं। आदर्श पांडे हमारे साथ में है, आम आदमी पार्टी नेता। आदर्श जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोग भी राजस्थान में अपनी ताल ठोक रहे हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, और बीजेपी कांग्रेस दोनों काफी सक्रिय हैं इस वक्त। आप लोग भी अपने स्तर पे जो कोशिश कर रहे होंगे निश्चित रूप से कर रहे होंगे, उसमें मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा। लेकिन गौरव यात्रा जो है, क्या आप लोग भी उसे रोक पाएंगे? क्यों मुख्यमंत्री को भी भरोसा है, बीजेपी को भी भरोसा है कि हमने एक रूट लाइन तय कर ली, और 2018 में दिसंबर में जो चुनाव परिणाम आएंगे वो बीजेपी के पक्ष में आएंगे। पहले से जो चलता रहा 98 से, वो सिलसिला अब की बार हम तोड़ेंगे। बीजेपी का दावा है ये। देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक प्रश्न बड़ा ये उठ जाता है कि आप कौन सा आपने सुराज दिया, किस बात के लिए आप गौरवान्वित हो रहे हैं जिसकी आप यात्रा कर रहे हैं।
पूरे राजस्थान में, और मैं तो इसका स्वागत करूंगा श्रीमती वसुंधरा राजे, सैनी जी और बाकी जितना लवाजमा इनका पूरा का पूरा राजस्थान में जाए और बताए कि हमने क्या क्या काम नहीं किए हैं। देखिए, आज 2004 के जब नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2014 में तो उन्होंने सोशल मीडिया का बड़ा सहारा लिया, और आज यही सोशल मीडिया जो है इनके लिए बड़ा नेगेटिव काम कर रहा है। जब जब ये बात करते हैं कि हमने उज्ज्वला योजना में काम किया, हमने भामाशाह योजना में हमने इतना अचीवमेंट किया, हमने शिक्षा के ऊपर इतना काम किया, तब बार बार लगातार उसी सोशल मीडिया पर उनको लगातार जवाब मिलते हैं, क्योंकि पहले वाला जमाना चला गया। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट मिले थे तो इस बात के लिए मिले थे कि लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि एक बड़ा परिवर्तन आया है, देश में कुछ आमूलचूल परिवर्तन होंगे, कुछ इनोवेटिव चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से भारतीय देश और पूरी इकोनॉमी जो है वो एक पटरी पर आएगी। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। आज बताइए, आप राजस्थान की अगर आप बेसिक बात करते हैं तो खनन माफिया में जो है मध्य प्रदेश गुजरात के बाद तीसरा राज्य आता है। अगर हम क्राइम की बात करते हैं तो क्राइम में हमारा बहुत अच्छी आज की तारीख में हमारी रेटिंग है। हम आज अगर बात करते हैं कि जो बच्चा देने के दौरान जो माता की बात करते हैं उसमें हम चौथे वर्स्ट हैं आज की तारीख में, मतलब हमारी माताएं जो है इतनी ज्यादा मृत्यु हो जाती है। शिक्षा का स्तर हमारा बहुत खराब है। आज 6 से 7 साल के बीच की जो बच्ची है उनका जो अगर एजुकेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा डिक्लाइन रेशो है। हम किस बात की बात करें, उज्ज्वला योजना की आप बात करते हैं तो आज की तारीख में मात्र 22% का उसमें रिफिलिंग आती है। तो ये वो योजना है। भामाशाह योजना की अगर आप बात करते हैं तो भामाशाह योजना में उनको कोई भी मुख्यमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट मिल ही नहीं सकता, वो एलिजिबल ही नहीं है। तो मैं तो चाहता हूं कि वो ये इस तरह की स्वराज यात्रा करें, और करने के बाद जब उनको जो परिणाम मिलेंगे वो निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी के। तो आपको लगता है कि कोई बीजेपी का भरोसा टूटने वाला, आपको ये लग रहा है? निश्चित रूप से न सिर्फ टूटेगा बल्कि जो उन्होंने जो भी वायदे किए थे, चाहे आप केंद्र सरकार के वायदों की बात कर लें, चाहे राजस्थान सरकार की बात कर लें, ये सब वायदे आज की तारीख में इनके ऊपर उल्टे पड़ने वाले हैं। और मैं तो स्वागत करूंगा कि इस तरह की यात्राएं कर करके ही बाहर निकल जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, पंकज मीना जी हमारे साथ में हैं। पंकज जी, यात्रा है और आप लोग शुरू कर रहे हैं। वसुंधरा जी अप्रैल में इसे शुरू करने वाली थी। जो जानकारी आप ही की पार्टी के स्तर पर लोगों से मिल रही है, प्रदेश अध्यक्ष का जो एक सिलसिला आप लोगों के बीच चला 1.5 महीने 2 महीने का, जो भी 2-2.25 महीने का, उसकी वजह से यात्रा स्थगित करनी पड़ी या रोकना पड़ा। ऊपर से डिस्प्यूट की वजह से कुछ नहीं मिला। खैर, ये पार्टी का आपका इंटरनल मामला है, जो भी है। लेकिन अब यात्रा शुरू कर रही है। 2 बातें हैं यहाँ पे। एक तो विकास की आप बात कर रहे हैं कि हमने विकास किया और उसी के नाम पर हम जा रहे हैं। मोदी साहब जब अभी आए थे वो डायलॉग करने आए थे जो लाभार्थी हैं, और अभी भी मुझे लग रहा है कि आप लाभार्थियों के बीच ही जाएंगे। वहां पार्टी का भी अपना एक नेटवर्क होगा, आप उसको भी संभाल लेंगे। तो अंतर क्या होगा? मोदी साहब अभी सबका थैंक्स दे गए कि आप लोग आए और आप लोगों ने हमारी योजनाओं का भी लाभ लिया। तो अभी नया क्या होगा इस यात्रा में? योगी जी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक माने यहाँ लोग सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, जनता का तवज्जो देना, जनता से डायरेक्ट कनेक्ट होना, ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। चूंकि 6 महीने बाद 5 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव लड़ना एक राजनीतिक दल के नाते हमारी जिम्मेदारी है, और हम चाहते हैं कि हम एक अपनी जिम्मेदारी निभाएं और एक सुशासन पुनः वापस दें। इसके लिए हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और चुनाव लड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जनता से कनेक्ट होना। जनता से कनेक्ट होने का एक सबसे बढ़िया माध्यम पिछले 20-25 साल में हमने देखा यात्रा रहता है। और यात्रा अगर भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखा जाए तो माननीय आडवाणी जी की यात्रा से लेकर परिवर्तन यात्रा और स्वराज संकल्प यात्रा, इसके परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमेशा आए हैं। जहां तक बात है आपका भी जैसा कहना कि जो लाभार्थी है उनकी बात आप कर रहे हैं, देखिए राजस्थान में 7 करोड़ की लगभग जनसंख्या है, और उसमें से लगभग 2.5 करोड़ लोग सीधे सीधे जो सरकारी योजना है उनसे लाभान्वित हुए हैं। उन 2.5 करोड़ में से केवल 1% ही उस दिन यहाँ अमरूदा के बाग जयपुर में आए थे। लगभग 2.5-3 लाख की संख्या थी। तो अभी 99% को कनेक्ट होना हमारा बाकी है, 99% से संपर्क होना हमारा बाकी है, और हम उस 99% से संपर्क करने के लिए ही ये यात्रा निकाल रहे हैं। जनता के बीच में जाएंगे, हमारा रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे। आप ठीक है, अब विपक्ष में है, विपक्ष के नाते आपको आपका चश्मा एक ऐसा होता है कि आपको नेगेटिव नजर आता है, परंतु आप अच्छा देखना भूल जाते हैं। अभी आदर्श जी उज्ज्वला योजना की चर्चा कर रहे थे। जिन घरों में लकड़ी के चूल्हे जला करते थे, ऐसे 4 करोड़ परिवार हैं जहां गैस सिलेंडर पहुंच गया। ठीक है, 25% ही रिफिलिंग हो रही है, हो सकता है वो आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। उनकी आर्थिक स्थिति भी इसके पीछे कारण हो सकती है। कहीं सरकार की लापरवाही इसमें नहीं है, परंतु इंपॉर्टेंट यह है कि हमने 4 करोड़ परिवारों को जोड़ा, निःशुल्क उनको सिलेंडर दिया।
भामाशाह की अगर हम बात करते हैं, जो भामाशाह स्वास्थ्य में जो योजना है, 22 लाख व्यक्तियों का अब तक इसमें इलाज हो चुका है। ये कोई छोटे मोटे आंकड़े नहीं है जिनके हम यहाँ चर्चा करना जरूरी नहीं समझते या उनके पक्ष में नेगेटिव बोलना हम जरूरी समझते हैं। आज अगर किसी भी सेक्टर के अंदर जाके देखिए, आज किसानों का कर्ज माफी की बात करते हैं, 8,400 करोड़ का कर्जा माफी किया गया, 29 लाख किसान उससे लाभान्वित हुए। अगर किसी भी हम योजना में जाए, सिलसिला चल रहा है, उसका सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल, मैं उसी पे बात में आ रहा हूं। हम किसी भी योजना की बात करें, इतना बड़ा आंकड़ा जिससे सीधा सीधा हमारा राज्य का जनता उससे लाभान्वित हुई है और उस लाभान्वित के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आई है, यही है कि स्वराज का लक्षण होते हैं, यही है कि लोक कल्याणकारी सरकार के लक्षण होते हैं जो हमने करके दिखाया। और हम इन्हीं योजनाओं को लेके, इन्हीं हमारी तो पंकज जी, इसको ये कह सकते हैं, जिन विकास का आप दावा कर रहे हैं, 12-13 योजनाओं का ही मैं जिक्र कर रहा हूं जो हाल ही में प्रधानमंत्री आकर के गए थे, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं, जो आप भी बता रहे हैं जो सरकार का दावा है। तो अभी क्या रिटर्न गिफ्ट मांगने का अवसर है? ये कहा जा सकता है कि 2 महीने 2.5 महीने का जो वक्त, 3 महीने का वक्त बचा है अभी चुनाव और अभी जो वक्त है उसमें, तो ये मान सकते हैं इसे रिटर्न गिफ्ट के रूप में बुलाने की कोशिश कर रही है बीजेपी? देखिए, लोकतंत्र में जनता भगवान होती है और पॉलिटिकल पार्टी हमेशा अपनी कोशिश करती है कि हम हमारे मैनिफेस्टो को लेके, हमारे कार्यक्रमों को लेके हम जनता के बीच में जाए, वोट मिले, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का इंटेंशन होता है। वो वोट देना जनता का काम होता है और हम इस बारे में पूरा विश्वास रखते हैं कि हमने जो पिछले 4.5 साल में एक अच्छा शासन दिया, एक सुराज दिया हमने और राजस्थान को विकास की पटरी पे लाए, उसके पे हम वापस पुनः सरकार में आएंगे, निश्चित है। मैं चलिए ओम सैनी साहब के पास में जाऊंगा। ओम जी, 2 चीजें होती हैं, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो काफी एग्रेसिव होते हैं और जब आप सत्ता पक्ष में होते हैं तो डिफेंसिव होते हैं, क्योंकि उस वक्त पब्लिक यही नहीं सुनना चाहती है कि आप 70 साल के इतिहास में ये देखिए यही हुआ था, पूर्ववर्ती सरकार ने ये किया था। पहला साल तक तो ठीक लगता है सुनने में कि खजाना खाली रहा या फिर आपने कुछ नहीं किया, सड़कों के गड्ढे भी नहीं भरे, बीमारू हालात में आपने प्रदेश को छोड़ा। लेकिन क्या 5 साल कंप्लीट जब करने वाले हैं आप, तो भी आप उसी मरहम पट्टी की चर्चा करते रहेंगे? तो आपको जनता के बीच जब आप जाते हैं तो बताना होता है कि मैंने ये किया और इस बिहाफ पे हम वोट मांगने आपके पास में आए हैं। जनता अपने तरीके से ऑपरेशन करती है। अशोक गहलोत साहब गए थे, उन्होंने कहा कि हमने फ्री मेडिसिन शुरू की, हमने मवेशियों तक का भी इलाज किया, सारी चीजें। लेकिन वो कह पा रहे थे उस वक्त, वो ये नहीं कह सकते थे कि वसुंधरा राजे ने पूर्ववर्ती सरकार में करप्शन किया, ये किया, वो क्या। वो मुझे लगता है कि पब्लिक ये सारी चीजें सुनना भी नहीं पसंद करती उस वक्त। अंतर क्या रहेगा इस यात्रा में, स्वराज गौरव यात्रा और स्वराज संकल्प यात्रा, क्योंकि अंतर देखना होगा इस यात्रा में। योगेंद्र जी, बहुत वाजिब सवाल है आपका। गौरव यात्रा, मैं यही कह रहा हूं कि इन यात्राओं का जो फलसफा है वो निश्चित रूप से लोगों को मोहित करने वाला होता है, लेकिन मोहित तब होते हैं लोग जब उनकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हों। मैंने निवेदन यही किया कि लोग इस वक्त, जैसे पहली बार जब हमारी मुख्यमंत्री अलग अलग संभागों में गई और वहां जाकर के लोगों से पूछा कि आपकी तकलीफें क्या है, तो इतनी सारी तकलीफें मालूम पड़ी कि उन्होंने संभागों में जाना ही बंद कर दिया। और उसके बाद में वो सब छोड़ने के बाद में फिर इनके अपने अंदर के जो क्लेसेस थे, जो अपनी दुविधाएं थी जो केंद्र के साथ में और राज्य के साथ में संगठन की, वो भी सामने रही। और अभी जाकर के जो मधुर संबंध केंद्र और राज्य का संबंध जो नजर आ रहा है, उसमें मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि फिर से शायद उस तरीके से लोगों के बीच में जाकर के वो कुछ हासिल कर सकती हैं। मेरा कहना यह है कि लोग इतने आहत हैं, ये खुश हो लें, ये अनुमति नहीं देते कि इनकी आलोचना की जाए, ये खुश हो लें। लेकिन जो आपने दुगनी आय या 1.5 गुनी आय किसानों की करने का सिलसिला था, वो बिल्कुल जीरे जैसा है, वो है ही नहीं अभी तो। और लोगों ने जिस तरीके से अपने आप को आत्महत्या की है, अपने आप को तकलीफ में महसूस किया है, और जो बेरोजगारों को जो नौकरी देने का सिलसिला किया था आपने, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर आपने उनके पूरे 4 साल बर्बाद कर दिए। उस वक्त आपको नौकरी देने का, आपने 15 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की थी, आपने रिफाइनरी आपने देने की बात की थी, आपने सड़कें हर रोज पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर बनाने की बात की थी। वो सब चीजें आपने नहीं की। तो जहां जहां आप जाएंगी तो लोग बोलेंगे, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे, ये लोग नहीं बोलेंगे तो प्रतिपक्ष उनको बुलवाएगा और वो अपना सिलसिला दिखाएगा। तो इस ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि इतनी सहज, क्योंकि अशोक गहलोत से ज्यादा पॉपुलर फ्लैगशिप योजनाएं तो थी नहीं, है नहीं। और ये वसुंधरा जी इन सब बातों को कैसे बोलेंगी मुझे, जब वही पराजित हो गए, वही सिमट कर रह गए 22 पे। तो मुझे नहीं लगता है कि इन सारे हालात के अंदर अगर वसुंधरा जी जाती हैं तो मोदी जी का कोई करिश्मा नहीं है यहाँ पर, मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो जो यूपी का मॉडल था या दूसरा मॉडल था, राजस्थान में वैसा मॉडल लागू नहीं हो सकता।
राजस्थान का कास्ट ऑर्गेनाइजेशन, संप्रदाय ऑर्गेनाइजेशन बहुत अलग किस्म के हैं, उनकी प्रवृत्तियां, उनकी इच्छाएं बहुत अलग किस्म की हैं, वो अलग तरीके से पेश आती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप यूपी का मॉडल भी नहीं कर सकते। तो मुझे शक हो रहा है कि वसुंधरा जी की ये जो कवायद है वो उस तरीके से सक्सेसफुल ना हो पाए। ये जरूर होगा कि सफल नजर आएगी, हर जगह एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता मिलेंगे, संघ का सहयोग मिलेगा, तो सारी सभाएं बहुत बेहतर होंगी। लेकिन वो मत में परिवर्तित होगी या नहीं होगी, मुझे इसमें शक है। चले, भीड़ भी जुटेगी, कार्यकर्ता भी होंगे, लेकिन मत में ये परिवर्तित होती है कि नहीं होती, अपने तरीके के का अलग से रथ भी होगा और रथ देखने वालों की भीड़ होगी या योजनाओं को लेकर के आने वालों की भीड़ होगी। लेकिन बीजेपी की एक कोर वर्कर टीम जो है वो अपने एजेंडे को लेकर के पब्लिक के बीच भी जा रही है, वो बता रही है कि हमने आपके लिए ये किया है। दूसरी ओर अगर हम देखें माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी का एक पन्ना प्रमुख, यानी कि 30 वोटर पे आप एक व्यक्ति को आपने डेप्यूट किया है और वो जाके बताएगा कि आपको वोट डालना है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी शायद उसको ये भी बता रही होगी कि आप जो मतदाता जिसको लेकर के आ रहे हैं उसको ये भी बताइए कि हमने आपको इस योजना से जोड़ा था, आपको इसका लाभ मिला या नहीं मिला। मुझे लगता है कि ये भी शायद एक एक्सरसाइज की जा रही होगी पार्टी स्तर पे कि आप लोग, क्यों प्रधानमंत्री जी की बड़ी एक जो सभा रही उससे काफी बीजेपी गदगद है और ऐसी सभाएं तहसील स्तर या विधानसभा स्तर कहें वहां तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के पास में योजनाएं बहुत सारी हैं, जैसे आपको दी योजनाएं, उसी तरह से प्लानिंग इलेक्शन को लेके बहुत है कि आपको बूथ स्तर पे मजबूती करनी है, आपको विधानसभा तक जाकर के और जो लाभार्थी हैं उनसे डायलॉग करना है और मुख्यमंत्री की अपनी यात्रा भी होगी। लेकिन समय बचेगा तो जो चुनाव लड़ने वाला है वो अपनी भी कवायद करेगा कि मुझे टिकट का जुगाड़ करना है, टिकट का जुगाड़ हो पाता है तो जीतने का भी जुगाड़ करना है, वो एक कवायद होगी। और मुझे लगता है कि सैल्यूट करूंगा पॉलिटिशियंस को कि अब सांस कैसे ले पाएंगे। खैर, छोटे छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं राजस्थान के उस सियासी दौर की जो आने वाले 3 महीने बाद हर राजनीतिक दल को फेस करना है। 98 से जो सिलसिला चला उसका मैं दोहराऊंगा नहीं। आप सब लोगों को मालूम है कि राजस्थान की राजनीति की पृष्ठभूमि कैसी बन गई है पिछले 20-30 साल से। अगर यहां बात करें हम सीटों की और वोटिंग परसेंटेज की, तो बीजेपी के लिए 2013 अब तक के जो 1952 से जो चुनाव हुए, हालांकि 80 में बीजेपी फॉर्म हुई है, उससे पहले जनसंघ था, इससे ज्यादा सीटें कभी नहीं मिली। और मुझे लगता है कि 52 के बाद में शायद किसी राजनीतिक दल को सबसे बड़े बहुमत के रूप में 163 सीट प्रदेश की जनता ने दी। जो और वोटिंग परसेंटेज बेशक कांग्रेस ने 67 के आसपास ज्यादा भी लिया, और क्योंकि 46% मत मिले थे, वो 47 पॉइंट कुछ कांग्रेस को मिले हुए हैं उस वक्त के वोट, तो ये वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। लेकिन लोकसभा में इस वोट ने जंप किया, 56% के आसपास पहुंच गया, यानी कि 9% का जंप फिर मिला बीजेपी को। बीजेपी काफी गदगद कही जा सकती है। लेकिन बाई इलेक्शन का एक्सपीरियंस बीजेपी के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। 4 विधायक सांसद चुन के गए, बाई इलेक्शन हुआ 2014 में ही, उसमें से 3 कांग्रेस के खाते में चली गई। जिस कांग्रेस को यह माना जा रहा था कि अगर 1 सीट या 2 सीट नहीं आती तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं मिलता, आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस को ऐसे कड़वे सच का सामना करना पड़ता, लेकिन वो लाज बची। लेकिन जैसे ही 3 सीट जीतती है कांग्रेस तो उससे पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है। उसका असर यह होता है कि जब 2014 दिसंबर में यहां पे पंचायती राज चुनाव होते हैं तो बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस खड़ी होती है और अपना वजूद बचा पाती है। लेकिन जैसे जैसे ही 5 साल कंप्लीट करने की ओर बढ़ते हैं और 2018 में बाई इलेक्शन होता है एक बार फिर, एक विधानसभा और 2 लोकसभा के लिए, यानी कि 17 विधानसभा सीट पे बाई इलेक्शन के मत पड़ते हैं। ये 17 सीट एक तरह से कांग्रेस के लिए एक बड़े तूफान की तरह साबित हुई और बीजेपी के लिए जो कभी 2014-13 में सुनामी की बात कर रही थी वो बीजेपी के खाते में चली गई। अब यह देखना होगा कि स्वराज गौरव यात्रा, क्या उसको इस 17 विधानसभा सीट से उत्साहित कांग्रेसी कार्यकर्ता उसे मेंटेन कर पा रहे हैं। 2 बातें यहां पे होंगी। जो वोटिंग परसेंटेज 13-14 में मिला बीजेपी को, उसको कितना बचा पाती है बीजेपी, और जो इसी साल जब चुनाव होने वाला है, और टिप्पणीकार ये कहा करते थे कि इसे एक सेमीफाइनल के रूप में देखा जाना चाहिए। अगर यह सेमीफाइनल कांग्रेस जीत गई
तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। कांग्रेस ने ये 17 सीट पे जीत दर्ज कराई। अब देखना होगा कि क्या स्वराज गौरव यात्रा जो पिछला खाता खाली हुआ या कहीं जो खामियाजा हुआ उसको पाट पाएगी। राजीव अरोड़ा साहब के पास में एक बार फिर मैं जाना चाहूंगा। राजीव जी, कांग्रेस क्या बाई इलेक्शन की जो 17 सीट रही कि यानी कि 2 लोकसभा, एक लोकसभा में 8 सीट तो 16 प्लस एक मांडलगढ़ की सीट 17 सीट होती हैं, उसी से उत्साह को सजो करके बैठी हुई है कि कुछ हाथ पांव चला पा रहे हैं इस यात्रा को रोकने के लिए? देखिए, जो 17 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ, 2 लोकसभा 1 विधानसभा जो आप बता रहे थे, वो जनता का मूड बताता है। तो जनता जब एक मानस बना लेती है किसी सरकार के बारे में, एक अपना इंप्रेशन बना लेती है कि ये सरकार काम नहीं कर रही, ये सरकार बदलनी चाहिए, आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से उससे कांग्रेस के वर्कर और कांग्रेस के नेता बहुत उत्साहित हैं। क्योंकि हम लोगों ने जब भी सरकार की किसी भी नीति का विरोध करा, उसका जो परिणाम आया वो जनता के सामने दिखा। दोनों बात होती है, एक तो जनता खुद किसी वजह से नाराज होती है सरकार से, दूसरा विपक्षी दल का काम ये होता है कि सरकार की कमियों को बताए, और सरकार की कमियों को उन्होंने बताया, जनता ने उसको एक्सेप्ट करा, तो उससे लगा कि वो कांग्रेस के नेताओं की बात सुनना चाहती है, उनकी बात का समर्थन करना चाहती है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पहले तो एक नाराजगी लग रही थी कि खाली राजस्थान की सरकार से ज्यादा जनता की नाराजगी, में बहुत ही स्पष्टवादियों की बात कर रहा हूं, और लोगों को उम्मीद थी शायद कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जो काम कर रही है, उसे प्रधानमंत्री जी का खुद का जो अपना व्यक्तित्व है, अपना भाषण देने के जो उनका जो तरीका है, उससे जनता को बांधे रख सकेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले 1.5 साल से ऐसा लग रहा है कि उनकी भी पकड़ कम होती जा रही है। जनता को ऐसा लगने लगा है कि जो उन्होंने वादे करे थे वो पूरे नहीं हुए, और जो सरकार ने कुछ नीतियां ली उसका बड़े दुष्परिणाम आ रहे हैं, जिस वजह से देश की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो गई। और आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से ये एक ऐसा हुआ कि किसी जले में नमक छिड़क दिया हो। पहले ही लोगों के पास रोजगार नहीं था, युवक नए रोजगार की बात कर रहे थे, स्थिति ये हो गई कि जो रोजगार जिन लोगों के पास थे उनको भी बेरोजगार कर दिया गया। लोगों ने औद्योगिक इकाइयों में से छटनी कर दी, जो लोग छोटे व्यापारी थे उनके पास से काम चला गया। नोटबंदी के बाद जीएसटी आया, उसकी वजह से परेशानी व्यापारी की ज्यादा बढ़ गई। और चुनाव न केवल राजस्थान बल्कि जब पैन इंडिया हुए, गुजरात के अंदर बीजेपी की पोजीशन कमजोर हुई, कर्नाटक के अंदर वापस सरकार बनी, यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हुए, उनके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। तो एक पूरा माहौल बन गया कि आने वाले चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध मानस बनता जा रहा है, जहां पे 3 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी। तो एक जो पूरा माहौल बना है उसको एक स्वराज गौरव यात्रा कैसे बदल पाएगी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। मेरे को डर इस बात का है, एक राजनीतिक विश्लेषणकार होने के नाते, न केवल एक कांग्रेसी नेता होने के नाते, कि जनता का जो गुस्सा है, जो जनता के बीच में गुबार है, जो जनता की अपेक्षा है, वो बारे में प्रश्न नहीं पूछे। जो एमएलए जाएंगे, जो मंत्री जाएंगे, जो मुख्यमंत्री जाएंगे उनसे कि आपने काम नहीं करा, और उससे माहौल और भी ज्यादा सरकार के खिलाफ हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जनता अभी तक मानती है कि जो जनता को लाभ मिलना चाहिए था वो उनको लाभ नहीं मिला है, सरकार उनकी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाई है। और ऐसे समय में जाके आप कोई बात को कहने की कोशिश करते हैं तब जनता को मौका देते हैं आपके आमने सामने आने का। तो मेरे ख्याल से फिर उसकी बदनामी होती है कि आज अगर कहीं पर विरोध होता है तो मेरे ख्याल से ये दुधारी तलवार है। ये आज मुख्यमंत्री चाहती तो यही है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसके पक्ष में मतदान हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये नुकसानदेह साबित होगा। और दूसरी बात भी ये है कि ये अब लेट भी हो गई, ये जो यात्रा है, चुनाव में अब 3-4 महीने का समय बचा है, कुछ समय के अंदर अक्टूबर के महीने के सितंबर के लास्ट के अंदर लग जाएगी आपकी आचार संहिता, और अभी तो तैयारियां हो रही हैं। और जो आप बता रहे हैं कि यज्ञ के कार्यकर्ता है, मैं बहुत भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलता हूं, वो भी आम नागरिक हैं। अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग मध्यम वर्ग से आते हैं, बहुत सारे लोग छोटे व्यापारी हैं, वो भी संतुष्ट नहीं है अपनी पार्टी से। और जहां तक पन्ना प्रमुख की बात है, उसके बारे में अखबारों में छप चुका कि बहुत सारी उसके अंदर गलतियां हैं। ऐसा नजर आ रहा है कि वो जो काम जितने तरीके से होना चाहिए था उतने तरीके से नहीं हुआ है। और जब चुनाव में हार की वजह से कार्यकर्ता मायूस हो, उसको आप अगर उत्साहित नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बना पाएगी। तो आपको लग रहा है कि पन्ना रह गया, उससे मत गायब है?
पन्ना रह गया, मत गायब है। वो कार्यकर्ता जिसकी आप बात कर रहे थे, पार्टी के संग लगता है, अगर वो लगा हुआ होता तो अजमेर के अंदर और अलवर के अंदर क्यों चुनाव हारती? आप मुझे बताइए। मांगलगढ़ में तो हमारा एक विरोधी बहुत जबरदस्त प्रत्याशी खड़ा हुआ था जो बहुत अच्छे मत लेके गया, 30,000 के आसपास से वोट लेकर के चले गए, उसके बाद वो चुनाव जीते। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस सरकार के काम से निरुत्साहित है, उसमें कोई उत्साह नहीं काम करने का, क्योंकि जनता के बीच में जाता है, उसको सरकारी कमियों के कारण उसको भोगना पड़ता है। चलो, मैं पिछले दिनों एक एनालिसिस देख रहा था कि 2014 के बाद 13 में जब चीफ कैंपेनर के रूप में नरेंद्र मोदी साहब भाजपा में बने, गोवा में विरोध हुआ, लेकिन उसके ठीक बाद ही उन्हें तैयार किया गया, तय किया गया और पूरे देश भर में पटाखे फोड़े गए, दिवाली मना गई। खैर, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह फूंकने का एक अपना एक तरीका भी होता है और नरेंद्र मोदी उस वक्त के एक तूफान की तरह कह सकते हैं कि हर कोई कह रहा था, बिजली के पोल भी नहीं देख रहे थे लोग, पेड़ की टहनी में भी चढ़ करके कि मोदी मोदी। वो तूफान थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है कि वो मोदी मोदी के जो स्लोगन से एक अंदर से निकलते थे वो नहीं निकल पा रहे हैं। यह एक विचारणीय सवाल यह है जिसे गौर करने की आवश्यकता है कि चुनाव कई राज्यों में है, ज्यादातर राज्यों में बीजेपी ने फतह किया। यह कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत में कुछ राज्य छोड़ करके बीजेपी ने या एनडीए के साथ में मिलकर के सरकार बनाने में कामयाब हुई। लेकिन बाई इलेक्शन जहां पे हो रहे हैं वहां का मतदाता ये कहें कि बीजेपी को आईना दिखा रहा है, बीजेपी को धोखा दे रहा है। किसी राज्य में देख लिए जहां ज्यादातर जगह चुनाव है वहां पे बीजेपी का जो जीतने का प्रतिशत है वो कम रहा है। विपक्ष की पार्टियां, वहां की रीजनल पार्टियां, उन्होंने चुनाव जीते हैं। यह बीजेपी के लिए एक बड़ा चिंता का विषय हो सकता है। खैर, रणनीतिकार बीजेपी के पास में बहुत हैं और कैसे इन दूरियों को कम कर पाएंगे देखने वाली बात होगी। आदर्श पांडे साहब, आपके पास आना चाहूंगा कि पिछले चुनाव में 0.3% वोट आम आदमी पार्टी के खाते में गए थे। हालांकि आपकी पार्टी को कम वक्त हुआ था, राजस्थान में पहली बार आप लोग कोशिश कर रहे थे, अब की बार काफी संघर्ष कर रहे हैं। जो मैं विकास योजनाओं का आप तस्वीर सामने देख रहे हैं, क्योंकि हर सरकार देखिए अपना दावा करती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो वक्त निकल गया है कि लोग फूल लेकर के आते हैं। यह आजकल स्पॉन्सर किया जाता है थैंक्स को भी। कोई भी सरकार हो कि आप आइए, कम से कम ये तो बनता है कि अपन चल करके एक मुख्यमंत्री जी को या मंत्री जी को धन्यवाद तो दें। वो मंत्री भी धोखे में होते हैं और देने वाले भी धोखे में ही होते हैं, क्योंकि वो भी बनाई हुई भीड़ होती है, बुके किसका होता है, गाड़ी किसकी होती है और भीड़ लेकर के आने वाली बात होती है। और मंत्री भी वैसे तो जानते हैं, लेकिन एक मैसेज जाता है कि हाँ बिल्कुल मुझे थैंक्स देने के लिए मैंने काम किया। यही सिलसिला मुख्यमंत्रियों का भी है। यहां माहौल बनाने की बात तो हो, चाहे एक भीड़ की बात हो जो कार्यकर्ताओं की फौज की कही जा सकती है। आज भी बीजेपी के जो मूल वर्कर हैं बहुत सारे लोग हैं। ये बात सही है कि जैसे ओम सैनी साहब ने सवाल खड़ा किया, राजीव अरोड़ा जी ने पीड़ा बताई, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के काम ही नहीं हो पा रहे हैं। ये पीड़ा हो सकती है, लेकिन फिर भी बीजेपी के मैं वर्कर्स को जानता हूं, आज भी ग्रास रूट पे बहुत ही लेबोरियस हैं, जो काम कर सकते हैं कि चले कोई बात नहीं है। हम तुलना करते हैं कि कम से कम अपोजिशन से मेरा पार्टी का मेरे सिंबल तो है, ये सोच के चलते हैं। एक बड़ी फौज है उसकी, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। आरएसएस की एक कोर टीम है उनके पास में जो ग्राउंड पे काम करती है। ये सारी तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री की यात्रा अपनी है। मुख्यमंत्री की यात्रा जाने से अगर आपके पास में प्लेटफॉर्म है और आप उस पर बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं तो थोड़ी अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो मजबूती से बन भी सकती है वो। नहीं योगेंद्र जी, सबसे पहले मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं और मैं आपको एक बिल्कुल दूसरे पहलू से रूबरू कराना चाह रहा हूं। देखिए, अभी तक जितने भी राज्य हुए हैं, उन राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, चाहे अपन जो है गुजरात की बात करें, चाहे अपन जो है कर्नाटक की बात करें, चाहे अपन और किसी भी राज्य की बात करें, गोवा की बात करें, उधर अपन सेवन सिस्टर्स की बात करें, तो सभी जगह पर अगर किसी को दूल्हा बनने का शौक था तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को था। किसी भी राज्य में अगर आप एकाध राज्य में छोड़ करके अगर आप बात करें तो सभी जगह पर उस राज्य का चेहरा बनाने दिखाने का प्रयास भी नरेंद्र मोदी जी ने खुद का किया है। निश्चित रूप से चूंकि श्रीमती वसुंधरा राजे की आज की तारीख में छवि इतनी साफ नहीं है, इसकी वजह से यहां पर भी वो अपने को ही एक चेहरा स्थापित करेंगे। और मैं आपको फिर बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि देखिए, पूरी तरह से जब हम बार बार बात कर रहे हैं कि स्वराज में या उन्होंने जिस तरीके के काम किए उससे ज्यादा उसको हाईजैक करने के लिए नरेंद्र मोदी जी आएंगे। और वो नरेंद्र मोदी जी वही नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने 2014 में
आर्टिकल 370 के बारे में बात की थी, उन्होंने रोजगार के बारे में बात की थी, काले धन के बारे में बात की थी, आतंकवाद को खत्म करने की बात की थी। बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूं, लेकिन योगेंद्र जी मुझे एक बार कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपको निश्चित रूप से बता दूं, ये सारे के सारे वादे जो हैं वो किसी राज्य सरकार ने नहीं किए थे, श्रीमती वसुंधरा राजे ने नहीं किए थे, ये देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। आज पूरी की पूरी जनता इन पूरे के पूरे जितने वादे हैं उन वादों को जुमला मान चुकी है, और इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, बार बार ये कहा जाता है कि राज्य सरकार के कार्यकाल पे या उसकी कार्यशैली के ऊपर जो है वोट दिया जाएगा। निश्चित रूप से मान के चलिएगा ऐसा नहीं होगा। अन्य राज्यों में भी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया, वही राजस्थान में भी होगा, और उन्होंने जो वादे जनता से किए थे और उन्होंने उसको पूरा नहीं किया, उसका जवाब जो है जनता पूरी तरह से देगी। लेकिन साहब गैर वाजिब कैसे मानते हैं? अगर पार्टी के पास में कोई चेहरा है, नरेंद्र मोदी बीजेपी के वो फेस है, देखे पार्टी उसे बनाने की पूरी कोशिश करेगी। 282 सीट किसी राजनीतिक दल को 1984-5 का जो चुनाव हुआ था, राजीव गांधी जी को मिला था इंदिरा जी की हत्या के बाद में, ये देश उस मेजोरिटी के लिए तरस रहा था। हर कोई कह रहा था कि रीजनल पार्टीज की मोनोपोली बढ़ रही है। बीजेपी कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाती हैं। वो सभी ये कहते थे कि देखिए जब गठबंधन की सरकार होती है तो बहुत सारे कंप्रोमाइजेस करने होते हैं, आपको मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे जाना पड़ता है जो आपका मैनिफेस्टो को दरकिनार कर देता है। आप अपनी मूल भावना के अनुसार काम नहीं कर पाते हैं, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। सरकार चाहे बीजेपी की बने चाहे कांग्रेस की बने, कई बार टिप्पणीकार वरिष्ठ पत्रकारों ने कईयों ने लिखा कि क्लियर मेजोरिटी मिलनी चाहिए इस राष्ट्र को। वो मेजोरिटी मिली तो बीजेपी उस फेस को क्यों नहीं बनाना चाहेगी? क्योंकि एक लंबा अरसे बाद में बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी मिली है, तो एक चेहरा ऐसा है जो बीजेपी उससे दूर कैसे जा सकती है? नहीं योगेंद्र जी, मैं वही बोल रहा हूं, पलट करके वो प्रश्न आपके ऊपर ही आ रहा है आज की तारीख में। जब आप सामने वाले को एक उंगली दिखा रहे हो तो 3 उंगली आपकी तरफ भी है, यानी कि बीजेपी की तरफ पूरी तरह से, निश्चित रूप से। और ये वादे मैं बार बार इसी बात को बोल रहा हूं कि इसमें कल्पित अपन वसुंधरा राजे जी को या किसी और नेता को अगर बनाएंगे, उससे ज्यादा बेहतर ये होगा कि प्रधानमंत्री जी ने ये बढ़ चढ़ करके अपना 56 इंच का सीना दिखाते हुए पूरे देश को ये बताया था। तो आपको लगता है कि आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें जवाबदेही या डिमांड जो होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा होगी कि आपने ये काम नहीं किया? आप मेरी बात आज लिख लीजिए, निश्चित रूप से यही बात आने वाली है, क्योंकि राजस्थान की जनता जो है इस मामले में बहुत सहिष्णु है, बहुत शांत है और बहुत शिष्ट है। आपने जितनी शिष्ट भाषा का जो आपने छोड़ दिया था, जिस तरह की अशिष्टता और जिस तरह की गलत भाषा का इस्तेमाल जो है केंद्रित के लेवल पर आपने किया था, उसको जनता पूरी तरह से उन वादों को याद रखे हुए है और निश्चित रूप से इसका जवाब आपको संदेह है कि वादे पूरे नहीं हो पाए? एक भी वादा आप मेरे को बताइए। पंकज जी देंगे, पंकज जी जवाब देंगे इस बात का। मुझे बताइए राम मंदिर कहां पर है? आर्टिकल 370 कहां पर है? काला धन जो लाने वाले थे वो कहां पर है? 15 लाख रुपए जो आने वाले थे वो कहां गए? मेरे जो है देश में जो जवान जो बॉर्डर पे मर रहे थे उनका क्या हालत हुई? आप मेरे को बताइए। आज 3-3.5 साल आपने जो है जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ मिलाकर के हाथ मिलाकर के काम किया, और जब आपको लगने लगा कि हम पूरी तरह से फेलियर है और हमारा चेहरा जो है आज पूरी तरह से बेनकाब हो रहा है, तब आपने जाकर के ऑल ऑफ अ सडन आपने उसको सरकार को छोड़ दिया। आपने उसको लूप में भी नहीं लिया। इसका मतलब आप सिर्फ धोखेबाजी का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे देश के जवान मारे गए, आज आपको उन सब का जवाब देना पड़ेगा। पंकज जी, ये प्रतिपक्ष के सवाल हैं। आप लोगों ने अभी ताल भी ठोकी और लाभार्थियों को जुटाया भी। वो एक मैसेज देने के लिए कि अभी आपने कहा भी कि तो 1% लाभार्थी हैं, 99% से हमें मिलने के लिए जाना है और वो वहीं पे जाकर के संभालने। आप लोगों ने कार्यक्रम भी तय कर दिया कि विधानसभा स्तर पे जो लोग हैं, यानी कि वंचित। अब वंचित शब्द ओम सैनी साहब से अगला मेरा सवाल होगा पंकज जी के बाद में। मैं इस वजह से आपको याद दिला रहा हूं कि अब वंचित लाभार्थी नहीं है, अब वंचित वो लोग रहे हैं जो मोदी साहब से मिलने से रह गए थे। अब उनसे मिलने के लिए बीजेपी की स्वराज गौरव यात्रा वहां पहुंचेगी और उनसे हालचाल जानने जाएगी, और काम क्या तो हक भी बनता है कि आप उन्हें रिटर्न गिफ्ट भी दें। पंकज जी, आपसे चाहूंगा, लेकिन आपके प्रतिपक्ष के 2 साथी बैठे हुए हैं, वो साफ कह रहे हैं कि जो बड़े वादे मोदी साहब ने किए थे, वसुंधरा जी को इससे लिए किसी भी तरह का कोई दोष नहीं दे रहे हैं, सीधा जवाब भी मोदी जी से मांग रहे हैं, और अगले चुनाव में अगर वोट मोदी जी के फेस से मांगे जाएंगे तो जवाब भी उन्हीं से मांगा जाएगा। देखिए योगेंद्र जी, 2013-14 हमारे हिंदुस्तान में चुनावी फेज था, जब लोकसभा के चुनाव हुए और साथ में 10-12 विधानसभाओं के चुनाव हुए। और अगर हम 10-12 विधानसभाओं को देखें तो लगभग 40% हिंदुस्तान का भूभाग था जहां विधानसभा के चुनाव हुए। और उस विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में और लोकसभा में बहुमत मिला, उससे निश्चित रूप से एक क्लियर ट्रेंड हिंदुस्तान का दिखने लगा कि लोग कांग्रेस को नकारने लगे हैं, और लगभग कांग्रेस समाप्ति होती हुई नजर आई थी।
और उसके बाद में हम देखें तो अगर 2013 से लेकर अब तक देखें तो लगभग 24 चुनाव हुए हैं और 24 में से 22 चुनाव कांग्रेस हारी है। बिल्कुल। आप रह के हमारे राजस्थान के उपचुनाव की बात जरूर करते हैं, परंतु हर जगह आप लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव हार रहे हैं। और कांग्रेस की ये स्थिति हो गई इतनी हारने के बाद में कि गुजरात में हारने के बाद में आप जश्न मनाते हैं, कर्नाटक में आप आधी सीट लेने के बाद में खुश होते हैं और पटाखे चलाते हैं, 130 से एकदम सीधे से 65 पे आते हैं और पटाखे चलाते हैं। तो कुल मिला के कांग्रेस का जो हताशा का दौर है उसके अंदर इनको अभी कहीं से थोड़ी सुगबुगाहट हुई है। ये 2 लोकसभा। पंकज जी यहाँ एक छोटा सा सवाल है मेरा, मैं बीच में रोकना नहीं चाह रहा था। आप कांग्रेस की हार में अपनी खुशी तलाश रहे हैं, समाजवादी पार्टी या ममता बनर्जी या और दूसरे दल हैं उनकी खुशी में कुछ नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि वो कैसे, आपको मालूम है 282 से 271 सीट यानी कि 10 से 11 सीट बीजेपी ने खोई है लोकसभा में 2014 के बाद में। ये आंकड़ा भी आप काउंट करेंगे? आप केवल इसी से खुश हैं कि कांग्रेस हार रही तो हम खुश हो रहे हैं? मैं योगेंद्र जी उसी बात पे आ रहा हूं। देखिए, एक जो ट्रेंड समझ में आ रहा है हिंदुस्तान की राजनीति का बड़ा क्लियर सा है। जनता ये चाहती है कि देश पे राज और सभी विधानसभा पे राज भारतीय जनता पार्टी करे, परंतु उपचुनाव के माध्यम से एक अलार्म बजाती है कि अगर आपने गलती करी तो ये आपका हश्र कर देंगे। ये एक अलार्म है। आप ये देखिए जहां उपचुनाव हुआ, मैं आपको तुरंत बताता हूं। बहुत बढ़िया बात है। अब राजस्थान में लौटिए, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में समय भी कम रहेगा। लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव जब हम हारे उसके तुरंत बाद में कर्नाटक में चुनाव थे। कर्नाटक में चुनाव में देखिए हम क्लियर मेजोरिटी से थोड़ा सा पीछे जरूर रहे, परंतु सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है हम। वहां मेजोरिटी का एक छोटा सा मतलब अंश ही हमारे से रह गया, मेजोरिटी से दूरी। अब वही बात राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में देखिए आप जैसे बार बार हम बात चल रहे हैं 1998 से लेकर अब तक की बात कर रहे हैं। एक यहाँ का ट्रेंड देखिए, यहाँ का ट्रेंड जो है कभी भी कांग्रेस के फेवर भी नहीं रहा है। 2003 की बात करते हैं हम, 2003 के अंदर हम 120 सीट लाए, कांग्रेस कितनी लाई? मेरे ख्याल से 65 या 70 के आसपास थी। अगर आप 2008 में सरकार बनाने की उपलब्धि बताते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का जो सीटों का अंतर था कितना था? 12 या 14 का अंतर था। और फिर हम वही 2013 में आते हैं तो ऑलमोस्ट कांग्रेस साफ ही हो गई। अगर इन सब चीजों का हम एनालिसिस करते हैं तो बड़ा क्लियर सी चीज समझ में आती है कि राजस्थान का ट्रेंड जो है, राजस्थान के वोटर का जो ट्रेंड है कभी भी प्रो कांग्रेस नहीं रहा है, हमेशा कांग्रेस के विरोध में रहा है। और वो इसलिए रहा है 56 सीटें भी आई पंकज जी। बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल 156 सीटें भी आई है 1998। हाँ, तो परंतु जो 2003 के बाद जो ट्रेंड समझ में आया वो मोटा मोटा यही है कि कांग्रेस को नकारना शुरू कर दिया राजस्थान में, और नकारते यहां तक लिया है कि हम आपको 21-22 पे लिया है। तो ऐसे में कांग्रेस खुश हो रही है केवल 2 लोकसभा का उपचुनाव जीतने से, और खुश इतनी हो रही है कि आप दूसरे से लड़ने नहीं जा रहे, आप खुद ही लड़ रहे हैं। आप इनका भी जैसे इनके जोश उत्साह के अंदर एक कार्यक्रम चला, मेरा बूथ मेरा जूता या जो भी नाम था, आप उसमें आप एक दूसरे को जूते मार रहे हैं। आप जहां एक भी विधानसभा का कार्यक्रम कपड़े नहीं फाड़, आप प्रदेश में स्वराज गौरव यात्रा लेकर के आप वो कांग्रेस के जूते तलाशने जा रहे हैं कि आप अपने वो मतदाता को तलाशने जा रहे हैं? अभी भी आप कपड़े उतरवाएंगे पूरे रास्ते के अंदर, अभी भी वहीं पे जा रहे हैं आप कि वहां जाके सिर्फ कांग्रेस को कोसेंगे? मैंने अभी आपसे कहा कि पब्लिक अब तो ये जानना चाहती है आपकी वास्तव में मोदी साहब को उसी लहजे में सुनना चाहते हैं। वसुंधरा जी वैसे ही बोलेंगे कि बिजली आई, रोजगार मिला, उज्ज्वला का पैसा मिला, नहीं मिला या मिला। जो मुझे लगता है कि अब तो उस डायलॉग पे आना चाहिए, अब तो हाल पूछने के लिए जाना चाहिए। आप लोगों का जो लक्ष्य रखा है कि 99% जो वंचित मोदी जी से मिलने से रह गए थे, अब उन लोगों को छूने की कोशिश करिए। आप कांग्रेस के अगर मेरा गौरव मेरा बूथ अगर आप देखते रहेंगे, आपको एक बहुत अच्छी से मैं बात बताना चाहूंगा। आपकी पार्टी के एक बहुत अच्छे दिग्गज और स्पोक्स पर्सन, मुझे पिछले इलेक्शन का ध्यान है बहुत अच्छे से, कि बीजेपी में कुछ इस तरह की बीकानेर वगैरह में कुछ सिर फुटबल स्थितियां बनी, देवी सिंह जी भाटी का विरोध और ये सब चला। तो हमने पूछा उनसे कि ये सब क्या हो रहा है बीकानेर में, कि ये एक तूफान है जो इंगित कर रहा है कि बीजेपी में कार्यकर्ता जो इतने आ रहे हैं कि कुछ तो छुट्टा पट्टा चलेगा, जब बर्तन ज्यादा होते हैं तो बचते ही हैं। तो ये अभी कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं होगा या इनकी मटकियां बज रही हैं? योगेंद्र जी, मैं एक थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में अगर सोचने की कोशिश करें, हम जब अच्छा और बुरा की बात करते हैं, अच्छे की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक बुरे से तुलना करते हैं। मतलब अच्छा वर्ड इनोवेटिव तब होता है जब उसकी तुलना बुरे से की जाती है। तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं हमारा काम लेके, हमने बताया कि हमने 30 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाई तो बनाई। इस बारे में अगर ओम सिन्हा साहब अगर कोई इन्वेंशन करना चाहते हैं, किसी तरह रिसर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 30 किलोमीटर प्रतिदिन जो हमने सड़क बनाई, किस कंडीशन में बनाई है? जब 2008 से लेकर 13 के अंदर केवल 12 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बन रही थी। हम ये बताने जा रहे हैं कि देखिए हमने ये अच्छा किया है, पर साथ में बुरा बताना भी आवश्यक है
कि देखिए आपके जो 2008 से 13 में जो सरकार थी उसकी स्थिति क्या थी। आप ठीक है बार बार अपनी बात ये कहते हैं कि हमने फ्री दवाई वाली योजना लागू करी, पर फ्री दवाई वाली योजना को एक बार देखिए, उस वक्त केवल 18 दवाइयां फ्री के अंदर सैंक्शन थी, आज 350 दवाइयां सैंक्शन है। क्या ये गलत जानकारी? बिल्कुल मैं सही बता रहा हूं, बिल्कुल सही। जब आपने शुरू की थी 18 दवाई 18 साल कह सकते हैं, लेकिन जाते जाते कितनी दवाइयां थी सर वो रजिस्टर, और फिर मिल कितनी रही है? आपने जब योजना शुरू की थी, जब केवल 18 साल की दवाइयां ही फ्री की योजना में थी, आज 350 की दवाइयां। आप इसको रिसर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा भी इस बारे में बातचीत कर सकते हैं, कहीं समस्या नहीं है। आज चैनल के बैठ के मैं बात कर रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इसके रिसर्च करके हम दोबारा बात कर सकते हैं। परंतु ये एक फर्क देखना पड़ेगा। देखिए मैं आपको फिर योगेंद्र जी की याद दिलाता हूं, आज से 5 साल पहले 6 साल पहले अगर हम किसी गांव में जाते थे, योगेंद्र जी आप भी गांव के हैं, ओम सैनी साहब भी गांव को बहुत अच्छे से देखे हुए, हर गांव के अंदर स्थिति ये थी, गांव का जो आबादी क्षेत्र होता था वहां कीचड़ से बड़ी सड़कें होती थी, बिल्कुल सकड़ी सड़कें। हमारे ग्रामीण गौरवपति योजना हमने इस बारे में लागू करी और उसका परिणाम ये हुआ कि आज शायद ही हिंदुस्तान में कोई गांव मिलेगा जहां कीचड़ युक्त आपको रास्ते मिलेंगे। आज सब जगह सीसी की सड़कें बनी हुई है, उनके साथ में फुटपाथ है, फुटपाथ के साथ में नाली है। लेकिन आप ये देखिए प्रधानमंत्री जी के वो पूरे देश में विद्युतीकरण वाली योजना की तरह आप इस पे दावा मत करिए, क्योंकि ये बात सही है कि बहुत अच्छी योजना है। मैं खुद भी देखा है कि सीसी रोड्स बने वहां पे और बिल्कुल लोगों को लाभ भी मिल पा रहा है कि वर्षों से जो कीचड़ में से निकलते हैं उनको फायदा मिल रहा है, सत्य है बात। लेकिन आप पूरा मत कहिए कि सब जगह बिल्कुल कीचड़ फ्री आप कर दिए, सर बिल्कुल नहीं हो पाया। मैं आपको तस्वीरें और हकीकत से मैं दिखा भी सकता हूं। देखिए समय कम है, मैं 30 सेकंड में आदर्श जी आप कुछ कहना चाहते हैं, कहने कि ओम सैनी साहब के पास मैं जाना चाहूंगा। योगेंद्र जी मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाह रहा हूं कि आज पंकज जी भारतीय जनता पार्टी के कौन से अचीवमेंट गिना रहे हैं? क्या ये सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि जो पुरानी पूर्ववर्ती सरकारों ने किया उसको काम को आगे लेकर के जाया जाए? क्या और नए एडिशन बढ़ाना चाहिए? नहीं करना चाहिए? जनता के लगते हैं उसे मैं आज आगे बढ़ाइए। भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ इतना सा प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि आपने ऐसा क्या अलग कर दिया, क्या आप में फर्क है कांग्रेस से? आप जिस बात को बात करते थे कि कांग्रेस जो है वो कुछ काम नहीं करती, हमने कर दिया, तो 60 सालों में जो कांग्रेस ने नहीं किया वाकई में आपने 60 महीने में करके दिखा दिया। देश की जनता के पास आज में जेब में पैसा है ही नहीं, तो आप किसको पैसे दोगे और किसको नहीं दोगे? आपने डिमोनेटाइजेशन के बाद आपने लगातार गालियां देते रहे जीएसटी को, वही जीएसटी जब आपने शामिल मैं माफी चाहूंगा। देखिए वो बड़े मुद्दे हैं, मैं ओम सैनी साहब का समझाना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास में। ओम जी पूरा हम जो एक रिजल्ट निकाल रहे हैं ये हालात वही रहने हैं कि उपलब्धियों से ज्यादा आप पूर्ववर्ती सरकार से तुलना करेंगे। पंकज जी इस बात को स्वीकार भी कर चुके हैं कि उपलब्धियों को आप हमेशा जो फेलियर पॉइंट्स रहे उनके साथ तुलना करते हैं, होने वाला भी यही है। तो ये यात्रा कोई बहुत ज्यादा अलग कुछ छाप छोड़ पाएगी? देखिए मुझे ये लगता नहीं है, इसलिए नहीं लगता है योगेंद्र जी, एक बात हम लोग लगातार भूल जाते हैं कि जब पहली बार कांग्रेस की सरकार भैरव सिंह जी को हटा करके और वापस शासन में आई थी तो अशोक जी भैरव सिंह जी की आलोचना करते थे कि साहब इतना कर्जा छोड़ के गए हैं। उससे पहले भैरव सिंह जी आलोचना करते थे। बाद में पता लगा कि डेवलपमेंट के लिए वो कुछ जरिया ही नहीं है, उधार लिए बगैर हम कुछ डेवलप कर ही नहीं सकते, इसके अंदर मॉडल ही यही है। तो ऐसे में इसकी आलोचना करना बंद कर दिया कि कर्जा छोड़ दिया। अब जितना कर्जा हम पर अब है वो उसका हाल क्या होगा अब इसके बारे में कोई सवाल नहीं कर रहा। मैं कहता हूं कि प्रतिपक्ष पूछे इस बात को कि जिस कर्जे को लेकर के वसुंधरा जी बड़ी खफा थी, अब हमारे ऊपर कितना कर्जा है, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रोमिसेस किए थे उन प्रोमिसेस के बारे में अब जनता सिर्फ अपना संकेत देती है। जनता ने संकेत दिया है, आपने बहुत अच्छी पार्टी बनाई होगी, लेकिन पार्टी का जो इनर डेमोक्रेसी है वो जिस तरीके से तहस नहस हो रहा है देखने को मिलता है। वो आपकी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन मुझे लगता है ये कि ये सारी पार्टी तब तक कारगर नहीं हो सकती जब तक सामान्य जन आपको मत में परिवर्तित होता हुआ नजर ना आए। और वो मुझे लग रहा है कि ऐसी बात इस बार बड़े संकट की बात होगी। चलिए बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती की बात यह है कि एक तो आपको सत्ता में वापसी करने की कि मैं बिल्कुल हम दूसरी पारी खेल सकें, जो 98 के बाद में एक सिलसिला थमसा गया है कि दोनों पार्टियों के लिए लागू होता है ये, तो वो क्या रहेगा। और स्वराज गौरव यात्रा मुख्यमंत्री निकाल रही हैं, यात्रा के लिए शुभकामनाएं, लेकिन क्या छाप छोड़ेंगे, किस तरह से क्या रहेगा। और पार्टी वर्कर्स को जिस तरह स्वराज संकल्प यात्रा में जिस संभाग पे रैली का समापन हो रहा था, कोई ना कोई बड़ा नेता आ रहा था, बीच में अमित शाह साहब को बुलाया जाएगा, नरेंद्र मोदी साहब भी एक आध जगह आ सकते हैं। एक टेम्पो जो तैयार किया जा सकता है इलेक्शन से पहले का, उसे तैयार करने की पूरी इसमें कोशिश की जाएगी। और बीजेपी के लिए ये कह सकते हैं कि
वो अंतिम कार्ड खेला जा रहा है जिसकी तैयारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने रणनीतिकारों के साथ बैठ करके बना चुकी थी अप्रैल में, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। वो थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हुआ है और अब वो शुरू होगी। अब वो कितना असर छोड़ पाएगी ये दिसंबर 2018 में ही हम बात करेंगे, तभी परिणाम आएंगे जब देखना होगा यात्रा की कितनी गहरी छाप रह पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।